हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2024 का रिजल्ट आ चुका है और नेचुरली जैसा कि इस तरह के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद होता है, डिजेक्टेड लोग ज़्यादा हैं, खुश लोग कम हैं। खुश शायद एक को छोड़कर कोई भी नहीं है। जी, आपने ठीक समझा। रैंक 1 जिसकी आई है उसको छोड़कर सभी किसी न किसी कारण से दुखी हैं। तो ये एग्ज़ाम जिसमें काफ़ी सारे लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, इसमें कुछ एक को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो नेचुरल सी बात है कि ज़्यादातर डिजेक्टेड लोग। और नॉर्मली ऐसे एग्ज़ाम के बाद जो कमेंट्री करनी चाहिए, मेरे जैसे व्यक्ति को आकर जो यूट्यूब पे बोलना चाहिए, वो जो डिजेक्टेड स्टूडेंट है उनको कंसोल करने वाली भाषा होनी चाहिए, तभी ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, है कि नहीं। लेकिन मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। हार्ड ट्रुथ। तो आप चाहे इस साल अपीयर हुए हों या नेक्स्ट ईयर अपीयर होने जा रहे हों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं सच्ची और सीधी खरी खरी बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो परसेंटाइल परसेंटाइल की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले उसकी आवश्यकता को समझें तो हम उसके बारे में कम भला बुरा सोचेंगे। सबसे आइडियल आदर्श परिस्थिति ये होती कि सारे बच्चों का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में लिया जाता। वैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के बाद हमें परसेंटाइल वाले थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिंपली रैंक दे सकते थे बच्चों को। पर बिकॉज हमारे एनटीए के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो 10 लाख या 14 लाख बच्चों को एक साथ एग्ज़ाम करा सकें, इसलिए अपने संसाधनों, लिमिटेड रिसोर्सेज को देखते हुए उन्होंने कई शिफ्ट में एग्ज़ाम को कराना जरूरी, मजबूरी समझा रहा था। अब ये मजबूरी है तो इसमें परसेंटाइल सिस्टम पे हमें आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम रैंक डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो परसेंटाइल सिस्टम हमारी नियति है, हमारा भाग्य है, उसको हमें मानना पड़ेगा, कोई चारा नहीं बचता। अब जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल कई लोग लेकर घूम रहे हैं मन में, जिनसे उनका कोई सरोकार नहीं है, फिर भी वो ये सवाल पूछ रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कि 56 लोगों ने शायद परफेक्ट स्कोर कर दिया, 300 आउट ऑफ 300। एक की रैंक 1 आ गई, एक की रैंक 56 आ गई। ऐसा कैसे, क्यों हुआ? 56 रैंक वाला तो दुखी हो गया, नेचुरली उसे दुख हुआ होगा, पर ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे भी ऐसा लगता है। रैंक 1 दे देनी चाहिए थी सबको, और फिर नेक्स्ट रैंक जो है वो सीधे 57 होती। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी की रैंक नहीं होती, सीधे 57th रैंक होता उसके। ठीक है, बिल्कुल शायद पहले ऐसा ही किया जाता था, पर ये क्यों किया गया कि सबको रैंक 1 2 3 4 56 तक दिया गया, जबकि सबने सेम स्कोर किया है? इसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो एक थियोरेटिकल इंटरेस्ट की ही चीज़ है। इमेजिन करो कि इंस्टीट्यूट एक्स में एक डिपार्टमेंट ए है जो बहुत हॉट है, सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं। अगर मान लेते हैं उसमें 49 सीट्स हैं सपोज, और इन सभी 56 लोगों ने, जिनको हमने रैंक 1 दिया है, उन सब ने कहा कि मुझे उसी इंस्टीट्यूट एक्स के डिपार्टमेंट ए में पढ़ना है। सब ने ऑप्ट किया, पहला प्रेफरेंस वो भरा। तो फिर किन 49 स्टूडेंट्स को वो डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाए? वहाँ कंट्रोवर्सी हो जाती। तो ये हालांकि एक थियोरेटिकल इंटरेस्ट की बात है, पर फिर भी शायद इस कारण से उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, वो जैसे भी हो, भले ही एज के ऊपर जाना पड़े, और वो रैंक 1 2 3 4 5 6 अलग अलग ही देंगे, एक रैंक पे 2 स्टूडेंट नहीं होंगे। ये एनटीए का डिसीजन था, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी तो नहीं है आज की प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए, पर ठीक है। जिसको 56 रैंक भी आई है उसे क्लियरली पता है कि उसने परफेक्ट स्कोर किया है। ठीक, अगर ऐसा नहीं किया गया होता, नहीं, दूसरा जो इन लोगों का कंप्लेंट है कि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था इसलिए 56 लोगों ने परफेक्ट स्कोर कर दिया। अगर क्वेश्चन पेपर टफ होता तो 56th रैंक वाला बच्चा सोच रहा है कि मैं रैंक 1 आ जाता, हो सकता है आ भी जाता, हो सकता है। तो वर्स्ट सिनेरियो जो घटित हुआ है, एक को रैंक 1 एक को 56 हुआ, और टफ पेपर आने से हो सकता है कि 56 रैंक वाला रैंक 1 आ जाता और रैंक 1 वाला रैंक 56 आ जाता। इतना ही गड़बड़ होने की संभावना थी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं होती। लेकिन उन लोगों के टॉप रैंक्स को सोच के अगर देखिए, रैंक 1 आई या 56, शायद उसके करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन सबको उनके पसंद की डिपार्टमेंट मिल जाएगी। तो कहने को जरूर हो गया कि एक की रैंक 1 है, एक की 56,
और अदरवाइज उनके करियर पे कोई इफेक्ट इसका शायद नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर कठिन होता तो जानते हो क्या होता? फिर 25,000, 30,000, 40,000 रैंक पे जाके भीड़ बढ़ जाती और वहां पे भी टाई होते, बहुत सारे टाई होते, एक एक स्कोर पे सैकड़ों स्टूडेंट्स होते। अब उनके रैंक को कैसे डिसाइड करते? फिर से कोई टाई ब्रेकर फॉर्मूला अपना के आप डिसाइड करते? वहां ज्यादा गड़बड़ होती। जैसे मान लो मेरी और इनकी दोनों के स्कोर सेम है, हम दोनों की रैंक, मेरी 20,000, उसकी 20,001 है, दोनों के स्कोर सेम है, मेरी 20,000, उसकी 20,001, टाई ब्रेकर के किसी रूल के तहत। अब आईआईटी में मेरा लास्ट स्टूडेंट हूं मैं जो सेलेक्ट हो गया, सीट मिल गई और उन साहब को नहीं मिली। अब उसका क्या दोष? स्कोर दोनों ने सेम किया, मुझे एक सीट मिल गई, उनको नहीं मिली। ये ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती। तो नीचे के स्कोर पे, एक एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे न हों, ये इंश्योर करने के लिए आसान क्वेश्चन पेपर की नीति बनाई गई। आसान क्वेश्चन पेपर आने से स्प्रेड बढ़िया होता है स्कोर का। ये बात मैं आज से नहीं, अपने समय से जानता हूं। जब मैं आईआईटी में सेलेक्ट होकर गया तो वहां उस जमाने में इंटरनेट का जमाना नहीं था। एक बड़े से हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र ऑडिटोरियम में सभी बच्चों को, पेरेंट्स को बैठाकर और अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में विशेषताएं बताई जाती थी और फिर वहीं पे हम अपनी चॉइस सीट भरते थे। वहां हमें प्रोफेसर ये बताते थे, साफ स्टेज पे खड़े होकर बताते थे कि अगर किसी की रैंक 1800 आई है, किसी की 1900, किसी की 2000, तो हकीकत यह है कि उनमें कोई फर्क नहीं है, उनके स्कोर हो सकता है सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो। एक एक नंबर पे सैकड़ों स्टूडेंट हुआ करते थे। तो उस समय भी कोई टाई ब्रेकिंग के रूल हुआ करते होंगे, फिजिक्स में ज्यादा आया तो पहले मान लेंगे, मैथ में आया तो पहले मान लेंगे, व्हाटएवर। तो उस टाई ब्रेकिंग रूल के तहत उनको रैंक दी गई थी। लेकिन वहां पे जब डिपार्टमेंट्स में, एक एक डिपार्टमेंट में 30, 25, 40 सीटें हुआ करती थी, तो सेम स्कोर करने पे एक की 1900 रैंक आई और एक की 1950 आई। तो 1900 रैंक वाले को सो कॉल्ड एक ऊपर का डिपार्टमेंट मिल गया और 1950 वाले को वो नहीं मिला। तो वो ज्यादा बुरी स्थिति थी। जब पेपर कठिन होता है, इसी जेईई मेन में अगर 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, 15 क्वेश्चन बेहद कठिन होते, इमेजिन करो। तो जो नॉर्मली 20-25 हजार रैंक वाले बच्चे हैं वो उन 15 क्वेश्चन को नहीं बना पाते और बाकी क्वेश्चन में से लगभग सारे या बहुत सारे वो सभी 20-25 हजार बच्चे बना पाते। तो 20, 25, 30 हजार रैंक के आसपास एक एक मार्क्स पे सैकड़ों स्टूडेंट होते और उनके रैंक में फर्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। या हम टाई ब्रेकिंग रूल लगा के कुछ भी करके रैंक में फर्क करते तो वो ज़्यादा बड़ा अन्याय होता, क्योंकि उस टाई ब्रेकिंग रूल के कारण एक को एनआईटी त्रिची में डिपार्टमेंट एक्स मिलता और दूसरे को वो डिपार्टमेंट नहीं मिल पाता, हालांकि स्कोर दोनों के सेम थे। जबकि अभी जो रूल है उसमें अगर आसान पेपर बनाया गया है तो उसमें 1 से लेकर 56 तक ठीक है। किसी को अफसोस है कि मेरी रैंक 56 आ गई, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनको भी अपनी पसंद की चीज मिल जाएगी और रैंक 1 को भी शायद मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि हाँ, वैसे मैं भी पर्सनली फेवर करता हूँ कि पेपर थोड़ा तो कठिन होना चाहिए, ये एक सच्चाई है। परंतु पेपर आसान होने से किसी की नसीब, किसी का भाग्य खराब हो गया, उसके साथ अन्याय हो गया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। ये पहली बात हुई मेरी। दूसरी बात जो चल रही है बहुत जोर शोर से कि पिछले साल का जो कट ऑफ था परसेंटाइल के टर्म्स में देखें, जेईई मेन से जेईई एडवांस देने के लिए एलिजिबिलिटी का जो कट ऑफ था वो 90 पॉइंट कुछ परसेंटेज था, परसेंटाइल था 90.3%, और इस बार वो 93 पॉइंट कुछ परसेंटाइल हो गया। तो बच्चे अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि देखो परसेंटाइल, कट ऑफ परसेंटाइल बहुत बढ़ गया, इसलिए शायद मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाया। ये इससे गलत कुछ बात ही नहीं हो सकती। पिछले साल भी ये तय था कि 2.5 लाख लोगों को, लगभग 2.5 लाख लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जेईई मेन के बाद जेईई एडवांस के लिए। इस साल भी तय था कि लगभग 2.5 लाख लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जेईई मेन के बाद जेईई एडवांस के लिए। वही किया गया है। बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए तो आपकी परसेंटाइल स्कोर जो है अच्छे बच्चों की, जो थोड़ा भी अच्छे हैं,
उनकी परसेंटाइल स्कोर बिगड़ी नहीं, इंप्रूव हो गई। वो गलत बोल रहे हैं कि उनकी स्कोर खराब हो गई, उनकी स्कोर इंप्रूव हो गई। अगर 1 मिनट के लिए ऐसा इमेजिन करें कि 100 बच्चों ने ही एग्जाम दिया है और मेरी रैंक 3 है, तो मेरा परसेंटाइल तो 97 हो जाएगा, isn't it? लेकिन परसेंटाइल ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि आपने, आपके बराबर जितने लोगों ने स्कोर किया है वो स्टूडेंट्स और नीचे के सारे स्टूडेंट्स, वो पूरे के कितने परसेंटेज हैं, तो आपकी रैंक 3 है तो 97 परसेंटाइल हो गई आपकी। तो लेकिन अगर आपकी रैंक 3 है और ये 10 लाख या 14 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, तो आपकी परसेंटाइल तो बहुत बढ़िया हो गई, 99.99999 ऐसा कुछ हो गया। तो ज़्यादा बच्चों के अपीयर होने से, अगर आप थोड़ा भी स्टूडियस रहे हो, थोड़ा भी मेहनती रहे हो, तो आपकी परसेंटाइल इंप्रूव हुई है। तो इसको जो परसेंटाइल कट ऑफ 90.3 से 93 हो गया, इसको ऐसे समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? कैसे समझना चाहिए? परसेंटाइल इंप्रूव हो गया 2.5 लाख में बच्चे का। पिछले साल जिसकी रैंक 2.5 लाख थी उसका परसेंटाइल 90.3 था, इस साल जिसकी रैंक 2.5 लाख है। अब इसको थोड़ा सा एक्चुअली ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, इसलिए मेरा नंबर गलत जा रहा है। 1 लाख जनरल कैटेगरी में मोटा मोटी 1 लाख बच्चे क्वालिफाई किए होंगे। तो 1 लाख बच्चे, 1 लाखवीं रैंक जिसकी थी पिछले साल, उसकी परसेंटाइल 90.3 थी, और इस साल उसी 1 लाख रैंक पे 93 पॉइंट कुछ परसेंटाइल है। तो आपकी परसेंटाइल इंप्रूव हुई है, बिगड़ी नहीं है। ये बेवकूफ ना बनाए किसी को। आपकी परसेंटाइल हर हाल में इंप्रूव हुई है। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो परसेंटाइल का कोई अर्थ नहीं है, आपने क्या स्कोर किया इसका भी कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, वो है आपकी रैंक। इसके अलावा बाकी बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, सिर्फ क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड हैं और रैंक के आधार पर ही वो सीट्स अलॉट की जाएंगी। तो परसेंटाइल का सिस्टम ही इसलिए आया क्योंकि हम मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं। तो AIR डिसाइड करने के लिए पहले हर शिफ्ट में परसेंटाइल डिसाइड करना पड़ेगा, और फिर उसके आधार पे हम एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट बना पाएंगे जिसमें ऑल इंडिया रैंक दे पाए। अदरवाइज परसेंटाइल की कोई यूटिलिटी नहीं है। कुछ लोगों का ये दुखड़ा है कि भाई 260 स्कोर कर दिया मैंने किसी शिफ्ट में और मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 3500 ही है। पिछले साल तो 260 पे बहुत बढ़िया रैंक आई थी। ये कैसा दुख है? या उनका ये भी दुख है कि किसी दूसरे शिफ्ट के बच्चे ने काफ़ी कम स्कोर किया, 230 स्कोर किया, और उसकी भी लगभग इतनी रैंक है 3500। ये कैसा दुख है? आपका पेपर, शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान था, आपने 260 स्कोर किया, आपकी रैंक 3500 आई। अगर आपको दूसरे शिफ्ट में बैठा देते जिसमें पेपर थोड़ा कठिन था, तो आप भी 260 स्कोर नहीं कर पाते, आप 230 स्कोर करते, फिर भी आपकी रैंक मोटा मोटी यही आती, 3500, 3400, 3600 के आसपास। वो एकदम से बदल के 7200 नहीं हो जाती। इतना बढ़िया फुल प्रूफ तरीका है इनका, मैंने स्टडी किया है डीपली कि ये कैसे रैंक डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसा एकदम जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, ऐसी बात नहीं। तो ये भी बात आधारहीन है, तर्कहीन है कि 260 स्कोर पे मेरे 3500 रैंक आए, मेरे साथ अन्याय हो गया। जी नहीं हुआ है। आपका क्वेश्चन पेपर आसान था और दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कठिन था। आपको अगर वही दूसरे शिफ्ट में बैठा दिया गया होता तो भी आपकी रैंक मोटा मोटी यही आती। 100-250 का फर्क हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो तो किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से ही किया गया, उसमें एरर के चांस हैं, लेकिन एरर ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी रैंक 3500 की बजाय 7000 पहुंच जाए या 3500 से सुधर के 500 हो जाए। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। इसलिए मुझे लगता है कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और बच्चों, एक और आखिरी बात बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 लाख रैंक होते होते स्कोर कितना रह जाता है? मेरे पास अभी कोई इस साल का डेटा नहीं है, पर एक रफ अंदाज मार रहा हूं, 1/3 100 स्कोर, 100 या उससे भी कम स्कोर पे
1 लाख रैंक आती है। और ये चीज बहुत ज्यादा नहीं बदलती साल दर साल, चाहे पेपर कठिन आए या आसान आए। 1/3 पेपर आसान आने के बाद भी 1 लाख बच्चे, 1 लाखवां बच्चा जाते जाते वो सिर्फ 30% स्कोर कर पा रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अधिकांश बच्चे जो 14 लाख अपीयर हुए थे वो किसी भी अच्छे बच्चे के कंपटीशन में थे ही नहीं। वो बिना पढ़े लिखे ऐसे ही एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत से बहुत इन 1 लाख लोगों को आप मान लीजिए कि ठीक है ये थोड़े पढ़े लिख के गए, पर इतना आसान पेपर आने से भी 1 लाखवीं रैंक तक जाते जाते 14 लाख बच्चों में स्कोर 30%। इसका मतलब पढ़ाई का स्तर वो नहीं है जो सोचकर हम डर रहे होते हैं कि बाकी लोग बहुत पढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं। पेपर आसान आए या कठिन आए, नीचे के रैंक पे आते आते स्कोरिंग पैटर्न अमूमन वही का वही रह जाता है। साल दर साल कुछ नहीं बदलता। आप हिंदुस्तान में, मेरा ऐसा मानना है, मैं अगर जनरल बच्चों की बात करूं तो अच्छे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें कम से कम अच्छी सीटों की संख्या, अगर मैं बोलूं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीटों की संख्या बोलूं तो 60-70 हजार तो कम से कम है ही, जिसको अच्छा, बहुत अच्छा माना जा सकता है। तो आप अगर टॉप के 60-70 हजार बच्चों में भी आ गए हो या आने की कोशिश करते हो और आ जाते हो तो आपका करियर अच्छा ही होगा, बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई। अगर समझ में आई तो लाइक कर दीजिए। आपको कुछ और ऐड करना है तो ज़रूर ऐड कीजिए, पर बिना सोचे समझे कुछ ऊट पटांग मैसेजेस मत डालिएगा, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए म्यूट कर दूंगा। कोई लॉजिकल, कोई रैशनल बात हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हाँ, एक और बात, जाने के पहले एक और बात मैं एकदम दिमाग से निकल गया मेरे, उसको ज़रूर मैं ऐड कर देना चाहता हूँ। आप देखिए, इस ग्राफ को देखिए, ये populationpyramid.net से मैंने लिया है। ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान में आपकी उम्र के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे एज दिया गया है और एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 से 14 वर्ष की उम्र, 15 से 19 वर्ष की उम्र में यहाँ जो दिख रहा है आपको कि ये पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। पूरे पॉपुलेशन का 4.6% मेल और सिमिलरली 4.2-4.1% फीमेल। ये आज की तारीख में इनकी एज है 10 से लेके 19 वर्ष। करीब करीब ये 9% हो गया और ये 8%, 17-18% लोग जो हैं पूरे हिंदुस्तान के वो 10 से लेके 19 के उम्र के हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और यही वजह है कि हर तरह के एग्जाम में आपको भीड़ दिखती है। ऐसी स्थिति आज के पहले कभी नहीं हुई और ये स्थिति, ये डेटा बता रहा है, जैसे 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो 7 साल 8 साल बाद जेईई का एग्जाम देंगे, तो अगले 7 8 10 साल तक ये स्थिति कमोबेश बनी रहेगी। उसके बाद जरूर प्रेशर कम होने लगेगा, जैसा कि ग्राफ के निचले हिस्से में दिख रहा है। जब ये बच्चे 5 साल वाले बच्चे बड़े होकर जेईई देने जाएंगे तो थोड़ा सा इनकी संख्या कम होगी, क्योंकि आज ये 4.3% ऑफ पॉपुलेशन है और फिर 4.1% होगा जब बहुत छोटे बच्चे जो आ जाएं, वो जब बड़े होके जाएंगे तो उनको थोड़ा कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। परंतु आप सभी के लिए, जो अभी के 10th 11th 12th के बच्चे हैं, उन सब के लिए वॉल्यूम वाइज देखें तो कंपटीशन बहुत टफ है। पर दूसरी सच्चाई ये भी है, जैसा मैंने कहा, कि हार्डली 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो सिंसियरली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप अगर उन 1 लाख बच्चों में से एक हैं, थोड़ा भी सिंसियर हैं, आपके फॉर्च्यून, आपका भविष्य अच्छा होगा, इसमें कहीं कोई संशय मुझे तो कम से कम नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चर्चा के साथ।